ठीक है, लॉक लग रहा है ना। ठीक है, देखो भाई, तो जो आज का टॉपिक है अपना वो है, एक वर्ड आया होगा इसमें, फाइंड दी मोड। मोड आया है ना, तो इस मोड के ऊपर हम बात करेंगे भाई। मोड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोड होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक, ठीक है ना। बहुलक अब होता क्या है, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करो आपकी क्लास का एग्जांपल ले लिया। क्लास में जो है 41 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज़ भी हैं और क्या है, गर्ल्स भी हैं, ठीक है ना। उन बॉयज़ और गर्ल्स में अकॉर्डिंग टू योर नेम, आपके नाम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, क्लास रजिस्टर है, ठीक है ना। तो नेम के अकॉर्डिंग यानी कि वो नाम जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो क्लास का मोड हो जाएगा। और गर्ल्स में वो नाम क्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मुस्कान। तो टोटल मुस्कान कितनी है? तो टोटल मुस्कान है भाई 3, ठीक है ना। टोटल मुस्कान कितनी है? 3। इसी प्रकार यानी कि बॉयज में क्या है, सौरभ है ना, कितने हैं टोटल? 4, ठीक है। तो अगर हम सौरभ की बात करें और मुस्कान की बात करें तो टोटल 41 स्टूडेंट में यानी कि नेम के अकॉर्डिंग मेरे पास डाटा आया एसआरएम स्कूल का 10th क्लास का वो। और उस 10th क्लास के डाटे में से मैंने देखा कि नाम के अकॉर्डिंग एक सौरभ नाम ऐसा है जो उसकी बार बार जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो कि कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो इस क्लास का जो मोड है ना वो क्या हो गया? सौरभ हो गया, यानी कि वो 4 बार आया है। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। इससे एक पीछे रह गया मुस्कान, इसलिए जो है मुस्कान क्लास का मोड नहीं हुआ। बात आ रही समझ में? तो वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होता है, मतलब मोड कहलाता है। एक कंपनी है जो कि शूज बना रही है, जूते बना रही है, जिसमें 1 नंबर के जूते हैं, 2 नंबर के भी जूते हैं, 3 नंबर के भी जूते हैं, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से वो आगे तक बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा मैंने शूज सेलेक्ट किया कंपनी में जाके जो कि लगभग हमारे पास कितने का था, नंबर 8 का था भाई। शूज एक 8 नंबर का। 8 नंबर क्या होता है, एक कॉमन नंबर होता है, आपने देखा होगा। क्योंकि एक एज यानी कि जब आदमी की एज 20 से लेकर 25 पे चली जाती है तो उसके बाद जो उसके पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं ना उनका भी साइज क्या हो जाता है, एक सीमित हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, उसके बाद तो नहीं बढ़ती ना भाई वो। जब 20 या 25 के बाद में जब आदमी जाता तो आपने देखा है कि उसकी हाइट जो है रुक जाती है, बढ़नी थी उसकी हाइट उतनी बढ़ ली। फिर ऐसा ही होता है ना कि 20 साल तक होता है या 25 तक होता है, साइंस में पढ़ा होगा आपने। 18 या 20 लगभग इतना ही होता होगा, ठीक है। तो लगभग यानी कि 20 ईयर के बाद क्या होगा, उसकी बॉडी में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब क्या हो जाता है, सीमित हो जाती है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो 8 नंबर है वो एक ऐसा कॉमन नंबर होता है जो कि लगभग हर एक के पैर में आ जाता है जब बच्चा यंग होता है तब, ठीक है ना, और लास्ट टाइम तक। तो कंपनी का जो मोड हुआ उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, क्योंकि कंपनी में जो सबसे ज्यादा शूज हैं वो किसके हैं, 8 नंबर के हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। ये काम आपने किया था 9th क्लास में, जो इस तरीके से का था, जब आपको एक सिंगल डाटा दे रखा था और सिंगल डाटा में जब आपको मोड निकालना था तो आपने इसी मेथड से निकाला था। लेकिन अब जो आपने मोड निकालना है वो निकालना है जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तब मोड कैसे निकालें। जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तो मोड कैसे निकालें, उसके लिए फॉर्मूला है, मैं बताता हूं आपको। L प्लस F1 माइनस F नोट, L प्लस F1 माइनस F नोट डिवाइड में 2F1 माइनस F नोट माइनस F2, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में H। याद रह जाएगा। L प्लस F1 माइनस F नोट, आप इसका F0 भी बोल सकते हैं, डिवाइड में 2F1 माइनस में F नोट माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में H। अब मैं बता दूं कि रियल में ये टर्म आएंगी कहां से। सबसे पहला काम क्या है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपने F1 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, F1। कि F1 होता क्या, ध्यान देना भाई सभी बच्चे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई, मान लो आप, ठीक है। अब F1 होता क्या है, F1 होते हैं हमारे पास लार्ज फ्रीक्वेंसी भाई, लार्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है ना वो होता है F1। F1 में 6 है, 11 है, 21 है, 23 है और कितना है, 14 है और 5 है। तो कुल मिला के हमारे पास 23 का आ गया इसका F1। बात समझ में आ रही है? तो F1 कितना आ गया, 23। सबसे जो लार्ज फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है F1। F नोट क्या होता है, F नोट जो सबसे छोटी नहीं, जो हमारे पास सबसे लार्ज फ्रीक्वेंसी हुई है जस्ट उससे पहले वाली प्रीसीडिंग टर्म,
ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ F1 से जस्ट पहले वाली, तो ये क्या हो गया हमारे पास F0 हो गया। बात समझ में आई आपको। F2 क्या होता है, F2 सक्सीडिंग, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना, मतलब बाद वाली भाई टर्म ऑफ F1 के बाद वाली टर्म कौन सी है, 14, तो ये क्या हो गया F2। ये बात समझ में आ गई। जो सबसे बड़ा वो F1, उससे ऊपर वाली टर्म F0, उससे नीचे वाली टर्म F2 होता है। अब रह गया हमारे पास L भाई, ठीक है ना। L क्या होता है, लोअर क्लास ऑफ F1 में थे हमारे पास क्लास इंटरवल ये है, क्लास इंटरवल ये है ना F1 के अकॉर्डिंग। सिंपल भाषा में कह सकते हैं F1 की बिल्कुल जो सीध में है वो तो क्या है 35 to 45। इसकी लोअर लिमिट कितनी है 35, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, ठीक है ना, क्योंकि मोड की ये क्लास है एक तरह से हमारे पास। तो इसकी लोअर लिमिट यानी कि L, ठीक है ना। तो L कितना हो गया हमारे पास 35। उसके बाद H क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। सभी का देख लो चाहे आप, कितना है वो 10 है। बोलो सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। H समझ में आ गया ना, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, ठीक है ना। और L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। F क्या होता है, F1 लार्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। F0 क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और F2 क्या होता है, जस्ट उससे पहले वाली यानी कि सक्सीडिंग आ जाएगा इसमें। बात आ रही है समझ में, सक्सेस का मतलब आगे वाली, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा F2। अब ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दे रखा था, दी फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट की एज को ये टेबल जो है शो कर रही है। और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड द मोड, हमने इसका मोड निकालना है, एंड दी मीन, और हमने इसका मीन निकालना है। और बाद में उसने ये कहा कि ऊपर वाले का मीन भी निकालना और मोड भी निकालना है। और कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एक वर्ड आया है भाई, क्या है एक वर्ड, सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो मीन है, मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है, आगे जाके पढ़ोगे आप, ज्योमेट्रिक मीन है, कार्टोसिस है, ये जो सारे के सारे पार्ट होते हैं ना, ये पार्ट होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। याद रह जाएंगे किसके पार्ट होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन मीडियन मोड। ये सारी एप्लीकेशन किसकी है, सेंट्रल टेंडेंसी की। सेकंड बेंच से कुछ पूछना है, क्लियर नहीं है शायद आपको, कुछ बातें कर रहे थे, पूछना है कुछ। F2 कैसे आया, F1 से जस्ट पीछे पहले वाला जो मतलब बाद वाली टर्म हो ना, वो क्या होती है, F2 होता है। बस ये ध्यान रखना है। F1 आपने ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी टर्म हो, बस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब हमने, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया बेटा आपने। अगर मान लिया F1 सबसे नीचे होता तो हम F0 किसको लेते और F2 किसको लेते, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। ऐसे आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्रॉबैक है इस फॉर्मूले की, नहीं आएगा ऐसा एक भी क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ही तो इसमें आएगी ना, मीडियन वाले में भी एक ऐसा ही फार्मूला आएगा ना, उसमें आएगी, ठीक है। अब और कुछ पूछना है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन भाई, हाँ मयंक। सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट है मीन मीडियन मोड, बस ये बताया था। जो मीन है, मीडियन है, मोड है, जो आपके सिलेबस में, ये तीनों के तीनों पार्ट किसके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। तो करें भाई इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो मीन निकालना तो आपने सीख लिया ना इसका, अब हम इसका मोड निकालना सीखते हैं भाई। मोड जिसका फॉर्मूला है L है हमारे पास कितना 35 प्लस में F1 कितना है 23 माइनस में F0 कितना है 21 बाय में 2 टाइम में कितना हो गया F1 तो 23 हो जाएगा। माइनस में F0 है 21 और माइनस में F2 जो कि है 14। इनकी मल्टीप्लाई करनी है H से। H कितना बोलो 10। कितना है 10। और ज्यादा सोल्व करो भाई 35 एज इट इज प्लस का निशान और ये हो गया 2 कितना हो गया 46 भाई। कितना आ गया ये 5 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 तो 1 रह गया 1 तो कितना रह गया 11 और मल्टीप्लाई में कितना है 10 है ना। तो ये आ गया मेरे पास 35 प्लस में 20 बाय में 10 तो 20 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11 भाई 9 बच गया। पॉइंट लगाओ भाई 11 8
कितना हो गया 88, 2 बच गया भाई, कितना आ गया अब 11 एकम 11, यही हो गया ना। तो कितना आ जाएगा ये कुल मिला के, 1 मिनट 1 आ गया था ना, मतलब फिर 9 90 आ गया था, तो 8181 ऐसे चलता रहेगा कुल मिला के ये, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना हो गया, 1 ऐड करूंगा तो 36.81, यही आ गया ना, मतलब ये बार बार ये टर्म आ रही है हमारे पास। तो 36.81 ये क्या आ गया, इस जो डेटा हमारे पास दे रखा था नंबर ऑफ पेशेंट, ये एवरेज आ गई हमारे पास कि एज कितनी है 36.81, लगभग 36 साल के उम्र के जो पेशेंट थे, जो रोगी थे, वो इस अस्पताल में क्या है भर्ती है। ये डेटा ये मोड के अकॉर्डिंग हमें एवरेज वैल्यू मिली है। आपने एवरेज वैल्यू मीन के अकॉर्डिंग और निकालनी है, उसने कहा दोनों में कंपेयरिंग करनी है, तो जो दोनों का आंसर आए आपने ये लिख लेना है। आप लिखोगे एवरेज वैल्यू ऑफ 36.81, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मोड। आप जो दूसरा जब मीन निकालोगे, अगर मीन सपोज करो 35 पॉइंट समथिंग आ गया, 35 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ गया, कुछ भी लगा लो, तो आप लिखोगे एवरेज वैल्यू ऑफ पेशेंट 35.61 अकॉर्डिंग टू मीन। ये चीजें आपने लिखनी है, ये इसका जवाब हो जाएगा। बोलो कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ भाई, समझ में आ गया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, और एक फॉर्मूले पे पूरे की पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का आता है। इससे कई बार 1 नंबर का एक्सरसाइज इससे क्वेश्चन दे देते हैं। वो क्या देते हैं, एक सिंगल डेटा दे देंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, एक सिंगल डेटा दे दिया, उसमें बहुत सारे डिजिट हैं, और बहुत सारे डिजिट हैं, तो उसमें से पूछ लिया बताओ मोड क्या है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इस फार्मूले के रोड के चले गए, जो 9th में किया था उस छोड़ दिया। लेकिन HBSC कई बार वो क्वेश्चन दे देता जो आपने 9th में किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन तो मोड की वही है भाई जो 9th में थी। ऐसा थोड़ी ना कि 10th में आके वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। वो सिंगल डाटा दे देगा और सिंगल डाटा में से पूछ लेगा कि क्लास का मोड बताओ क्या है। अब वहां आप ढूंढते फिरोगे फिर कि क्लास इंटरवल कहाँ है, वो नहीं दे रखा। वो क्वेश्चन सोल्व वही बच्चा करता जिसको मैथ की नॉलेज हो। किसी भी चीज का रट्टा मत मारो आप। मैथ में एक फॉर्मूला आपने किया तो इसका मतलब सिर्फ मोड का इस फॉर्मूले पर रट्टा मत मारो। आप याद रखो कि जब सिंगल डाटा दे रखा हो तो हमने जो है मोड कैसे निकालना है, जब सिंगल डाटा दे रखा हो तो मीन हमने कैसे निकालना है, और जब सिंगल डाटा दे रखा हो तो मीडियन हमने कैसे निकालना है, ठीक है ना। एक रिलेशन आएगा, रिलेशन का भी फॉर्मूला बताऊंगा आगे जाके आपको कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड होता क्या है, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? तो कर लोगे ये फॉर्मूला। मतलब ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको एक सिंपल सा बच्चा जो ये कहता हो कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता, वो क्यों भी इसको कर सकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में 3 ही फॉर्मूले हैं, मीन, मीडियन और मोड। जिसको ये 3 फॉर्मूले याद हो गए और उसने कैलकुलेशन अगर उसकी ठीक है तो उसके लिए 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को कहते हैं कि लाओ सूत्र और पाओ उत्तर, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है ना प्रोबेबिलिटी, वो भी पार्ट स्टैट का ही होता है, अगर आपको पता हो तो। जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टैट का ही पार्ट है। जो हम करके आए हैं वो कैलकुलस का पार्ट था, जो 13 चैप्टर हमने किया है, ठीक है ना, जिसमें एरिया वगैरह हम निकाल रहे थे। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, +1 में जाओगे, +2 में जाओगे, मोस्टली टॉपिक जो है आप जो है कैलकुलस के ही पढ़ोगे, ठीक है ना। हालांकि ये टॉपिक भी आएंगे, स्टैट वाला टॉपिक भी आएगा आगे जाके, प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लेवल की आ जाएगी। जो हम ये पढ़ रहे हैं अब मीन, मीडियन, मोड निकाल रहे हैं, आगे जाके क्या हो जाएगा, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसका नाम ले लेगा, ठीक है ना। क्या भाई? सर्कुलर, सरप्लस, कैलकुलस बोल रहे थे ना। अरे कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब यही होता है जिसमें हम एरिया वगैरह नहीं निकालते हैं, वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं, वो कैलकुलस का काम होता है, ठीक है ना। हाँ, एक तरह से कैलकुलेट करना, उसको कैलकुलस बोलते हैं। ग्रेजुएशन में जाओगे ना, BSc फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पहला मैथ है जिसका नाम है कैलकुलस। सेकंड सेम में दूसरा मैथ मिलेगा आपको जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस, और थर्ड सेमेस्टर में तीसरा मैथ मिलेगा जिसका नाम है एडवांस कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलस का टॉपिक है वो आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स भाई, स्टैटिस्टिक्स इसको बोलते हैं हिंदी में सांख्यिकी। यानी कि एक तरह से जिस भी विषय में आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो ना, हो सकता है गलत लिखा हो हिंदी में, क्योंकि
सांख्यिकी बोलते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में डेटा इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, वही सांख्यिकी कहलाता है। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाना, इस टॉपिक का यूज जरूर होता है। आपके स्कूल में लगा लो 600 बच्चे, 600 बच्चों का अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो वो स्टैट का क्वेश्चन है। आप घर से लेकर यहाँ तक आते हो, आपकी डिस्टेंस को मेजर कर लें, सभी की डिस्टेंस अलग अलग मिलेगी, वो स्टैट के आंकड़े तैयार हो गए। आपके एज के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लें, आपके वेट के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लें, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लें, ब्लड के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लें, ये सारा का सारा स्टैट है बेटा। क्या? हाँ, सर्वे जो होता है वो इसी में आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये मयंक आपका, क्योंकि जब 1947 में हमारे देश में सर्वे हुआ तो सबसे पहले स्टैट का यूज यूं मान के चलो तभी हुआ था। नहीं, सर्वे 1947 में नहीं हुआ, 47 में देश आजाद हुआ था, 1872 के करीब शायद देश की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है ना। तो उस जनगणना में यानी कि इसी टॉपिक का यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि इंडिया में अगर आप फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे ना तो पीसी मालोनोबिस हैं, ठीक है ना। जो स्टैट के पिता हैं इंडिया के वो पीसी मालोनोबिस हैं। और अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड की तो स्टैट के पिता हैं बेटा आर ए फिशर, ठीक है ना। तो फिशर ने जो है सबसे ज़्यादा जो है स्टैट पे काम किया है। उसके बाद आप कार्ल पियर्सन का नाम पढ़ोगे, ठीक है ना। और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यानी कि स्टैट पे